गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, एक बात हम कर रहे थे और फिर जो हम बात कर रहे होते हैं वो आपके साथ शेयर करनी होती है, बिकॉज वी वुड लव टू हेयर कि आपका क्या ओपिनियन है। अब वज़ीर आज़म जो हैं वो लंदन में, आपको पता ही होगा, बड़ी मुलाकात हुई है उनकी नवाज़ शरीफ साहब से भी, और भी बड़े लोग थे। तो वी वांट टू कॉन्सनट्रेट ऑन द प्रोटेस्ट्स। अब नेचुरली जब वो जाएंगे, अब तो हम एक्सपेक्ट ही करते हैं कि पीटीआई की जो बाकी कंटिजेंट है यूके में, वो सारे प्रोटेस्ट करते हैं। फिर एक काउंटर प्रोटेस्ट होता है जो पीएमएलएन के सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो एक और प्रोटेस्ट करते हैं। और दोनों तरफ से क्या वाहियात नारे लग रहे होते हैं, वाहियात नारे, गालियाँ, इशारे एंड इट्स ऑलमोस्ट क्या, इट इज़ एम्बैरेसिंग। लिहाजा हम उसमें ये नहीं कहेंगे जी उनके फॉलोअर्स ज़्यादा बुरे हैं, इनके कम बुरे हैं या व्हाटएवर, सारे एक जैसे हैं। इट इज़ एम्बैरेसिंग फॉर द पीपल बैक होम इन पाकिस्तान कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर रहते हैं, जो ऑफ कोर्स पॉलिटिकली बहुत चार्ज हैं, लेकिन कुछ तो अपनी इज्जत रख लें। मतलब डोंट गो ऑल आउट जहां आप अपना इतना भयानक किस्म का चेहरा जो है दुनिया को दिखाना स्टार्ट हो जाए। पर्टिकुलरली उस वक्त में जब पूरी दुनिया और उसके लीडरान इस मुल्क में, इस शहर में मौजूद हैं। आपको पता है लंदन में मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात, उनकी तदफीन के सिलसिले में पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बादशाहतें हो, तमाम लीडरशिप दुनिया की इस वक्त वहाँ मौजूद है। और सर्टनली वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उनकी आखिरी रसूमात और फिर दीगर मीटिंग्स के सिलसिले में वहाँ मौजूद हैं। आपको 100 दफ़ा इख्तलाफात हो सकते हैं शहबाज शरीफ के साथ, आप अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराना चाहते हैं, कराएं, आप आएं, आप आधा घंटा वहाँ खड़े हों, 1 घंटा खड़े हों, आप 7-7, 8-8 घंटे वहाँ पे मजमा लगाए इशारे कर रहे हैं, गालम गलोच चल रही है, एक तरफ से आती है फिर दूसरी तरफ से भी आती है। तो लिहाजा इधर हम बिल्कुल किसी को ये शक ना हो जाए कि हम किसी एक साइड को कह रहे हैं, हम सारी साइडों को ये कह रहे हैं भाई यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, डू प्रोटेस्ट। आप अपना रजिस्टर करें जाके, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी करें, लेकिन अपनी इज्जत तो ज़रा साथ साथ देख लें। आई वंडर, कभी कभार आप जाके वापस अपना वो फुटेज देखते हैं कि आप क्या लग रहे थे, क्या क्या चीज़ें आपके मुंह से निकल रही थी, किस तरह आप इंसाइट कर रहे थे दूसरी पार्टी को। मतलब यू आर वेटिंग फॉर अ फाइट टू ब्रेक आउट, और इस सारे सिलसिले में किस्म की टेंशन क्रिएट आप कर रहे हैं। मामूली सा भी इदराक है कि पाकिस्तान की कितनी हजीमत होती है इस सारी सूरत हाल में। दूसरे ममालिक के लोग जब देखते होंगे वो कहते होंगे ये कौन लोग हैं यार, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों पागलों की तरह एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। मतलब ठीक है, एहतजाज करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ करें, लेकिन क्या दुश्मनी पड़ गई है इनकी। अच्छा, लंदन में बहुत कुछ हो रहा है। आपको पता है बरतानिया का एक शहर है लेस्टर, वहाँ पे बाय द वे हम ये 2nd-3rd जनरेशन ऑफ इंडियंस की बात कर रहे हैं जो हिंदूज़ हैं, और उनमें एक्सट्रीमिज़म का रंग अब इस हद तक वाज़े नज़र आना शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एब्जॉर्ब कर करके सदियों से तो नहीं, दिहाइयों से बरतानिया में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तानी, इंडियंस रहते हैं, बड़ा वेल सेटल्ड हैं, बड़ी दोस्तियां हैं। लेकिन आपको पता है लेस्टर शहर में कल काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात हुए और बहुत बड़ा सानेहा हो सकता था जो नहीं हुआ। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वाले यंग इंडियन प्रोटेस्टर्स मुसलमानों की दुकानों, मुसलमानों की मस्जिद, इबादत गाहों के सामने से गुजर रहे थे और ऑब्सीन नारेबाजी की जा रही थी और मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही थी, लगाए जा रहे थे। मतलब अजीब किस्म की बातें हैं। हम आपस में भी लड़ रहे हैं, फिर ऑब्वियसली वहाँ से कुछ सुनेंगे तो उनसे भी जाके लड़ाई होगी। एक फ़िज़ा जो है वो बड़ी टेंशन की हुई है। आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर पीपल टू रिफ्लेक्ट, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए मैं ये कहूँगी, एक्सपर्ट कम्युनिटी के लिए, कि इस वक्त हमने दुनिया को ये इल्तजा की हुई है कि हमारे यहाँ बहुत बुरा सैलाब आया, फ्लड्स हैं, रिहेबिलिटेशन में महीनों लगेंगे इफ़ नॉट ईयर्स, तो हमें एड दें, हमें मदद करें। हम जहाँ ये प्ली कर रहे हैं, दूसरी जगह वही वहाँ लोग देखते होंगे कि किस तरह ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए हैं, हम क्यों मदद करें इनके। और मेरी बात तो सुने, कुछ करना ही नहीं है। सो इट गिव्स सच अ रॉन्ग इंप्रेशन। जब घंटों वजीर आजम आपके मुल्क का विजिट कर रहा है, आपको जहर लगता होगा, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करें, आप जब घंटों वहाँ पे तमाशा लगाए रखेंगे, वहाँ जितने लोग गुजरेंगे, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लीडर्स हैं इस वक्त उस शहर में मौजूद, वो कहेंगे इस काबिल ही नहीं है हम इनकी मदद करें। मतलब आप देख ही लें इनका हाल। सो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट ना कराएं इस वक्त हमारे मुल्क की। हाथ जोड़कर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश है कि अपने अंदरूनी इख्तलाफात को अंदरूनी ही रहने दें। मतलब क्यों पाकिस्तान का तमाशा दुनिया में लगा रहे हैं अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए। और ये कोई पॉलिटिकल अवेकनिंग और ये कोई पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना बसीरत नहीं है कि जी हमने नौजवानों को अवेकन कर दिया है, उनमें शऊर दे दिया है। ये
मतलब जहालत है। इससे तो बेहतर है कि सोए रहें। अच्छा, लेकिन चूंकि हम सैलाब की बात कर रहे हैं और कंसंट्रेशन हमारी हमेशा इधर ही रहेगी जब तक ये लोग जो हैं ये कोई अपनी थोड़ी सी मिजरी से तो निकले, लेकिन नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई कुछ होने वाला है, जल्दी नहीं होने वाला। खौफनाक सैलाब के बाद हर तरफ तबाही की दास्तान जी नज़र आ रही है और जैसे जैसे पानी रिसीड करता जा रहा है अब तो और ज़्यादा तबाही जो है अब वो सामने नज़र आ गई है। पानी के कोई ज़ोरदार किस्म के रेलों ने मुतासरीन के ख्वाबों पर भी पानी फेर दिया है। और अभी तो बहुत सारी जगहों पे पानी रिसीव भी नहीं किया। खैरपुर नाथन शाह के विजुअल्स देख रहा था, दिल दहल जाए आपका, मतलब हद निगाह पानी नज़र आ रहा है। और कल मैं किसी एक सियासी जमात के सपोर्टर और उनके बड़े एक्टिविस्ट का ट्वीट देख रहा था कि कौन एस्टिमेट दे रहा है कि पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। कहा सर आपको नज़र नहीं आ रहा, आप टीवी नहीं देखते? ड्रोन फुटेजेस हैं हमारे पास। सिंध में गांव के गांव, देहात अच्छा, के ये देहात क्वेश्चन किया जा रहा था कि ये क्वेश्चन किया जा रहा था। सैकड़ों लोग जो है ना वो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं या पानी उनके घर, उनकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद करके बहा कर ले गया है। साथ तो थोड़ी सी अपनी दूर की निगाह, अपने करीब की निगाह आप देखते होंगे अच्छी होगी, लेकिन ज़रा दूर की निगाह भी तेज़ कराइए। तो सैलाब ज़दगान जो है वो उनके पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि हम वी कैन गो इनटू डिटेल्स बट दे एक्चुअली डोंट हैव एनीथिंग। खाने और सर छुपाने के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर हैं वो। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए हर तरफ से इमदाद जो है वो आ रही है। दोस्त ममालिक और हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी पूरा ताउन जारी है और उनके जहाज़, हवाई जहाज़, बहरी अपना ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज़ में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें भी भरपूर अपनी फ़र्ज़ की अदायगी कर रही है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं। मगर अब जो सूरत हाल बन रही है वो सैलाब से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। 24 घंटों के दौरान सांस, दमे और सीने की बीमारियों के 12,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान में बीमारियों और अमवात की सूरत में दूसरी आफात का ख़तरा भी है। डायरेक्टर WHO डॉक्टर नेड्रूस ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब की तबाहकारियों के बाद बीमारियों से अमवात की सूरत में नई आफत का सामना है। सो इसको एक और कैटास्ट्रॉफी दुनिया करार दे रही है। आपको पता है? WHO की जो वार्निंग है उससे साफ जाहिर है कि लाखों सैलाब ज़दगान मोहलिक बीमारियों की बराह रास्त जद में हैं। और ये बात लिटरली किसी को इस तरह कैटेगोरिकली कहने की ज़रूरत भी नहीं, हमें नज़र आ रहा है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, लिटरली जो पीपल हु फॉलो अस ऑन ट्विटर, वो अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि लोगों को बड़े आराम से समझ जानी चाहिए। अच्छा, घोटकी की सूरत हाल, वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि शायद सैलाब ने इतनी तबाही नहीं मचाई, आपको अंदाज़ा नहीं है। पता है टीवी पे इट्स नॉट इवन 5% ऑफ व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन इज़। सो हम जियो न्यूज़ पे अपनी सी कोशिश करते हैं, हम यहाँ अपने प्रोग्राम में एक्सटेंसिव बात करते हैं, फिर हामिद मीर साहब शाम में आपको पता है सैलाब ज़दा इलाकों से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट ईजी। फिर हमारी टीम्स हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। सो इस आफत का जो अहाता है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा रकबे को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। सो इसी की कुछ झलक हम देखते हैं। घोटकी से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक असलम। यहाँ पर जो है बारिश का पानी अभी तक मौजूद है, जो कि अभी तक जो है वो पानी नहीं निकाला जा सका है, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। ख़ास तौर पर मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियाँ जो हैं वो ख़ास तौर पर बच्चे इसको ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और इसमें जो है अब तक ज़िला घोटकी में मजमूई तौर पर जो है 15 अफराद से ज़ायद जो है वो हलाकतें भी हो चुकी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो अमवात हुई हैं वो जो
मुख्तलिफ इलाकों में अताई डॉक्टर मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से ना गाइड कर पा रहे हैं और ना ही वो मौसर तरीके से अद्वियात देने का तरीका समझा पा रहे हैं और मेडिसिन दे पा रहे हैं, और इंतहाई लो क्वालिटी की जो है वो उनके पास किटें हैं और मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से है जो ये इस तरह की जो है वो सूरत हाल मज़ीद जो है संगीन हो गई है, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत की जानिब से जरवार के इलाके को बाकायदा वहाँ पर जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, टीमें जा रही हैं और मलेरिया की जो स्प्रे है मच्छर मार की वो भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात में इजाफा है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया और महकमा हेल्थ की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से भरपूर तरीके से इक़दाम किए जा रहे हैं। मतलब दुख हो रहा है। एक तो पहले इतनी सिचुएशन, एक शॉक सैलाब का, और उसके बाद जब आपको लगे कि चलें वो वाला ख़तरा जो है टल गया, तो बीमारियां इतनी बुरी हैं और कोई आपकी तरफ उस तरह एड नहीं आ सकती। बेसिकली जो भी आपका कंफर्ट जोन था आप उससे बाहर निकल गए। और उसमें हो क्या रहा है कि नीम हकीम जो होते हैं, आपको पता है, वो ख़तरा जान होते हैं और ऐसा ही हो भी रहा है कि वो जो अताई हैं, जो नीम हकीम हैं, वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है और ज़ाहिर है उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। वो नॉर्मल हालात में जो बीमारियां होती हैं उन्हें तो शायद कर लेते हैं हैंडल, लेकिन दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन और इसमें उनकी चूँकि एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए लोगों के केसेस ऑलरेडी जो बीमार हैं बिगड़ रहे हैं डेफिनेटली। अच्छा, ऑलमोस्ट हर जगह यही हाल है। लिया में भी दरियाए सिंध का सैलाबी पानी उतरने के बाद जो है ना पीछे तबाही नज़र आना स्टार्ट हो गई है। ख़ास तौर पे मेडिकली अगर देखा जाए तो जिल्द, आंखें, सीने, बुखार और गैस्ट्रो के अमराज जो हैं हर जगह, दीज आर मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर वाटर बोर्न डिजीज़। हम इनका बहुत जिक्र भी करते आए हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हमारे नुमाइंदे वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। फरीदुल्ला जी, दरिया सिंध से सैलाब का बड़ा रेला गुजर जाने के बाद जहाँ पानी खड़ा हो गया जिन आबादियों के साथ साथ, वहाँ मच्छर और मक्खी की अफज़ाइश के साथ साथ मुतअद्दिद बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। जिल्द की बीमारियां हैं, आँखों की बीमारियां हैं, नाक कान गले की बीमारियां हैं और अब गैस्ट्रो के मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जब हमारी बात हुई है एमएस खादम हुसैन से, तो उन्होंने बताया है कि चंद मरीज़ हमारे पास इस वक्त डेंगू के भी सस्पेक्टेड हैं, जिनकी कल वो इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद कंफर्म होगा कि उनको डेंगू है, मलेरिया है या सादा बुखार है। उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में वाफर अद्वियात भी मौजूद हैं और इसके अलावा तिबी अमला भी, कंसल्टेंट भी मौजूद हैं और जो भी यहाँ आ रहा है उसको प्रॉपर हम मेडिकल केयर फ्राहम कर रहे हैं। इसी पे ज़रा बात करेंगे। हमने आपको बताया WHO ने तशवीश का इजहार कर दिया है। मेंबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर राना जवाद असकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत को बड़ी तशवीश है, हमने अभी रिपोर्ट भी किया है, पाकिस्तान एक नए बहरान की जद में आ सकता है। क्या वजह है इस खदशे की? एज़ इन किन आदाद शुमार या किन हालात की बेसिस पे आप लोग ये बात कर रहे हैं या ये कॉशन जारी कर रहे हैं? ये खदशे का इम्कान नहीं है। ये इस वक्त जो हमें पाकिस्तान के अंदर डेंगू की सूरत में तो केसों में इजाफा नज़र आना शुरू हो गया है। कराची के अंदर हमें डेंगू के इतने केसेस मिल रहे हैं कि बाज़ अस्पतालों में जगह का भी इशू आ रहा है। लाहौर के अंदर से भी डेंगू की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वो जो खदशा था वो मेरा ख्याल है कि अब वो उसकी एक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि जब पानी इतने बड़े इलाके के ऊपर सैलाबी पानी खड़ा रहेगा महीनों के हिसाब से जो अंदाजे हैं, तो हमें बहुत सारी, जिसे हम कहते हैं कि वाटर बॉर्न बीमारियां और वेक्टर बॉर्न यानी कि पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां और मच्छर के ज़रिए या मक्खी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों में कई गुना इजाफे का खदशा है। तो ये मेरे ख्याल से ये इम्कान नहीं है। ये एक हमारे आने वाली सूरत हाल है जिसका हमें सामना अभी से हम करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी बात कर रहे हैं और जो हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी रिपोर्ट करते हैं, सैलाब मुतासरीन की तादाद जो है वो लिटरली लाखों में है और इन सब को सारों को ही ऑलमोस्ट सेहत की सहूलियात फराहम करनी है, महफूज बनाना है और ये काम इट्स अ बिग टास्क। ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये शुरू कहाँ से किया जाए, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और क्या वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो होती हैं वो शुरू करनी पड़ेंगी या कोई खुसूसी मेडिकल कैंप्स होंगे, क्या सजेस्ट करेंगे?
मेरे हिसाब से जो नंबर 1 हमें प्रायोरिटी देनी है वो ऐसी उनको जो उनकी जो हमारी एकदम से आने वाली बीमारियां उनसे बचाना है, जिसके अंदर हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, जो गंदे पानी, अगर आपका पीने का पानी साफ ना हो तो उससे लगती हैं। इस सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं कि आप इंश्योर करें कि आप साफ पानी का सिस्टम उनको मुहैया कर रहे हैं। और ये आपने कोई पाइप नहीं लेके जाने, छोटे छोटे फिल्ट्रेशन थर्मस मिल जाते हैं, सिस्टम्स मिल जाते हैं जिनके जरिए वो गंदे पानी को जो उनके इर्द गिर्द खड़ा है उसको पीने के काबिल बना के पी सकते हैं। अगर हमने ये कर लिया तो हमने काफ़ी हद तक उनको होने वाली बीमारियों को ख़त्म कर देंगे। दूसरा जो बड़ा ख़तरा है वो मच्छरों के साथ और मक्खियों के साथ है। तो वो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, कॉयल होते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, और जो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ के करीब मच्छर को मारने वाला स्प्रे होना चाहिए। तो ये 2 प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज़ अगर गवर्नमेंट कर ले तो हम 70% तक मोतदी बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। 70% तक अगर इन 2 चीज़ों पे फोकस कर लें जो डुएबल है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ अहम है जिसको आगे भी लोग काफ़ी हाईलाइट कर चुके हैं, वो हामला ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद घरों से बाहर है। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, लेडी डॉक्टर्स को, वॉलंटियर्स को तैयार करना होगा और एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक माह के अंदर, इसी माह के अंदर जो तहमीने थे कि 1,40,000 ऐसी औरतें जो सैलाब की वजह से घरों से बाहर निकली हैं उनकी डिलीवरी होनी है। तो वो अरेंजमेंट्स और वो सेफ अरेंजमेंट करने वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों को एमरजेंसी की बुनियाद पे करने चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो हम काफ़ी हद तक जो बीमारियों के ख़तरे हैं और नुकसान है उससे होने वाला, उसको हम मिनिमाइज कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस लेवल की तबाही है हम तो यहाँ बता रहे हैं, दुनिया को भी इदराक है, ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि हम अकेले, मुश्किल क्या नामुमकिन है कि हम अकेले इस आफत से या इसके आफ्टरमैथ से नहीं निपट सकते। सो क्या रिसोर्सेज हमें दुनिया से दरकार हैं? आलमी इदारा सेहत क्या कर सकता है? दुनिया हमारी क्या मदद कर सकती है? देखिए, ये आपकी बात सही है कि ये इतना बड़ा स्केल है कि जो आलमी अदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने आप तारीख में या जो नॉन तारीख है उसमें इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा, इतना बड़ा इंसानी नुकसान नहीं देखा, अलमिया नहीं देखा। और उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान अकेला इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो बैरूनी इमदाद आनी है, लेकिन उसको कहाँ पे लगवाना है वो हमें एक स्टेप अप करके उनको ये बताना है कि हमें कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो हमें इमदाद आए वो हमारी बेकार ना जाए। तो इस वजह से बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, वफाकी हुकूमत और या सूबाई हुकूमत हो, तो डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम इन इलाकों में एमरजेंसी बुनियादों पे खड़ा करें, ताकि हमें पता ही लग सके कि जी बीमारियां कौन सी बढ़ रही हैं और कैसे हमने उसको कंट्रोल करना है। बाकी आपको पता है कि शेल्टर्स चाहिए, उनको खैमे चाहिए, ग़िज़ा चाहिए और मुनासिब लिबास चाहिए, जिसके लिए अगेन आलमी अदारे हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये काम रिपोर्टिंग सिस्टम अपना ना बनाया तो हम ये सारी अजम्पशंस के ऊपर रिलीफ को मिसयूज़ हो जाता है और डबल, जहाँ पे 1 गिलास की ज़रूरत है वहाँ 10 गिलास आ जाते हैं या 10 बिस्तर आ जाते हैं। तो इस वजह से ये जो नीड असेसमेंट का सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही बना सकती है और हमारी सूबाई हुकूमत बना सकती है। ये हमें आगे करना चाहिए। बैरूनी इमदाद को फिर हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसको डायरेक्ट कर सकें कहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राना जवाद अस्कर हमारे साथ मौजूद थे, और आई होप कि दुनिया देख रही है और दुनिया देख रही है। हमारे अपने शायद बेबहरा हों चंद इस सूरत हाल से, लेकिन दुनिया देख रही है। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि कोई भी, चाहे वो पैसे इकट्ठे कर रहा है मुख्तलिफ टेलीथॉन्स में या फिर दुनिया में सरकारी सतह पे एड दे रही है, ये एड, ये दवाइयाँ, ये खुराक, ये पैसे सही मद में सर्फ हों, ये मुस्तहिक लोगों तक पहुँचें। हाँ, ये सिर्फ जमा करना काम थोड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ ही आपको बताना है हम अपने मौसम और अपने हाल पे काफ़ी ऑब्वियसली अफसरदा भी हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और भी कहीं इसी किस्म की चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि जापान के जनूबी मगरबी हिस्से से समुद्री तूफ़ान है जिसका नाम है नैनमाडोल। उसके टकराने के पेश नज़र लाखों लोगों को घर छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है, यानी इवैक्यूएशन टू द ट्यून ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो लिहाजा ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप अपना घर छोड़ दें। ताकतवर समुद्री तूफ़ान नैनमाडोल खित्ते की जानिब बढ़ने के पेश नज़र हुकाम ने 40 लाख से ज़ायद शहरियों 4 मिलियन, सोचे ज़रा कि उनको खुद ही सजेस्ट कर दिया, उनको इम्प्लोर किया कि आप निकल जाएं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन्होंने अंडरग्राउंड जो बंकर्स वगैरह पनाहगाह बनाए हुए हैं वो वहाँ मूव भी कर चुके हैं। बड़े पैमाने पे आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो
पेशगोई करते हैं मौसमियाती इदारे, वो कह रहे हैं कि तूफ़ान तबाही मचा सकता है। परवाज़ें, बहरी जहाज़, ट्रेनें, सब कुछ आपको ट्रेनें, तो पता है। सब कुछ रोक दिया गया है। सो लेट्स सी, 5वें दर्जे का तूफ़ान करार दिया गया है इसको। आई होप कि ये उस तरह से तबाही ना मचाए और कोई जानी और मादी नुकसान ना हो जैसा कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है। सो सबकी खैर मांगनी चाहिए। और एक और मसला क्या इन द मीन टाइम कराची में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। और डेंगी कराची वेंगी में ये तो चल रहा है ना, डेंगी है, स्ट्रीट क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम में जान लेना है, ये अच्छा, सब कुछ चल रहा है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको शायद पता है कि नहीं पता, आपको बता दें कि बहुत ही महंगी हो चुकी है बिजली और लोड शेडिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही है। ये पता नहीं होगा, ये तो लग पता गया है हम लोगों को। टेलिंग टू द रेस्ट ऑफ पीपल हु डोंट लिव इन कराची, तो आपको बताएं कि अब हुआ क्या है सब जगह। इसके जी दरमियान मिलने वाली बिजली जो होती है ना, दरमियान मतलब कि एक तो बहुत महंगी है और लोड शेडिंग के दरमियान मिलने वाली बिजली से परेशान शहरियों ने न्यू कराची पावर हाउस में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर कचरा फेंक दिया। अब और ये हुआ देखिए क्या जरा, है? गुस्से में ये लोगों का एक एहतजाज का तरीका इसलिए है क्योंकि ये जो लोकल म्यूनसिपैलिटी टैक्स होता है ना, अब ये बिजली के बिलों में वसूल किया जा रहा जी, है। बिल्कुल। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोकल म्यूनसिपैलिटी टैक्स वसूल कर रहे हैं तो उनका काम है कचरा उठाना, हमारी बेसिक ज़रूरियात पूरी करना, तो करें अब आप फिर। सो वो जो गाड़ियां हैं, ये तो दफ्तर के बाहर के विजुअल्स हैं। एक और जगह के विजुअल हमने देखे, गाड़ी में लोग कचरा डाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी जहां नजर आए कि भाई पैसे ले रहे हो तुम तो फिर ये काम भी करो। मेरा ख्याल है वैसे अब ये वो विजुअल है तो कि इलेक्ट्रिक को ना अपनी जान खलासी करानी चाहिए इस मतलब आई एम मामले से। जस्ट थिंकिंग कि इंसान कितना पुश हो गया है ना कॉर्नर कि उसको इस किस्म की हरकतें करनी पड़ रही हैं। इसको भी हम डिस्करेज करेंगे कि मत करें। मतलब वैसे ही आपको वी आर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, तो हमें इस तरह कचरा वगैरह कुछ मचाना नहीं चाहिए। दिस इज़ अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो आई वुड से कि ये बड़ी पेनफुल किस्म की बात है कि कितने पिस गए हैं लोग कि मतलब एक महंगी बिजली जो आती भी नहीं है उसके बिल हम दे रहे हैं फॉर व्हाट। तो ये आइडिया उनके दिमाग में आया कि आओ जी कचरा डाल दें, विच शुडंट बी। लेकिन आप ज़रा सोचें कि इनकी क्या गुजर रही होगी, कि क्या गुस्सा होगा होगी। आप बताइए, मैं और आपको कोई तो बताऊं, तवज्जो लोगों डाले की ना जितनी इस पे भी। तनख्वाहें हैं उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं। लिटरली पूरे हाँ। महीने के बजट आउट हो चुके हैं। लोग प्याज के साथ रोटी खाने, अचार के साथ रोटी खाने पे मजबूर हैं, या फिर कहते हैं कि ठीक है काट दो बिजली। बिल्कुल क्या ऐसा भी करें? हो रहा है। क्या करें मुझे बताइए। लिटरली अगर किसी आदमी का बिल 50,000 रुपये आ रहा है और ये कोई 5-6 एसी चलने वाले की बात नहीं कर रहा, जिसके घर में एक एसी है या मुश्किल से कभी दूसरा एसी चल जाता है, उनका बिल 50-50 हज़ार रुपये आ रहा है, तो उसकी बिजली की कंजम्पशन है 22,000, 23,000, बाकी अच्छा, सारे मैं आपको टैक्सेस एक बात बता दूं, छोड़ दें एसी। मतलब जिनके घर पंखे हैं ना, जिनके लिटरली को 200-300 यूनिट टाइप थे, उनको भी हज़ारों रुपए पता में, जिनके जो के बिल देते थे 3-4 हज़ार, वी नो पीपल, मतलब वो आके रोना हमारे साथ रोते हैं। 3-4 हज़ार रुपए बिल होता था, अब 10-11 से कम नहीं है। हुमा, I know तो आप somebody जरा अंदाजा कर लें कि किधर बात जिनका है। घर पूरा बंद है, बजट हिल गया घर का। जिनका घर बंद है और उन्होंने वो जो घर बंद में गिराज में एक बत्ती जल रही होती है ना, वो भी बुझाई हुई है। ठीक है, 0 यूनिट कंजम्पशन, 0 यूनिट कंजम्पशन, बिल कितना आया है? 4,000 रुपये। तो अब हम दोबारा से ये कहेंगे कि हम बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे कि आप कचरा डालें एंड ऑल दैट, लेकिन ये कोई मतलब क्या निज़ाम है ये कि लोग कब तक कितना पिसेंगे हर एवेन्यू से, कहीं से उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं आती, कोई रिलीफ नहीं मिल और रहा। सर्टेनली वज़ीर आज़म कहते हैं कि IMF ने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई हैं और मुल्क तो दिवालिया होने से बच गया लिटरली, लेकिन अवाम दिवालिया हो गए हैं। और ज़रा जायज़ा लिया जाए गुज़श्ता चंद सालों का कि पाकिस्तान इस नहज पे कैसे पहुंचा। वैसे एक और बात भी हमें इदराक होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का हाल तो ख़राब है ही, दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में हालात बड़े ख़राब हैं। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड इन द UK, डॉक्टर है वहाँ पे, और वो कह रहा है कि बिजली के टैरिफ्स में अक्टूबर से 80% इजाफा हो रहा है। और आपको बताएं कि 86 के बाद, 1986 के बाद जो पाउंड डॉलर पैरिटी है ना, पाउंड सबसे ज़्यादा इस वक्त डी वैल्यू हुआ है। इस वक्त ब्रिटेन में दूध और अंडे और डबल रोटी की वो कीमतें हैं जो कि पिछले पता नहीं कितने 18-20 साल में नहीं हुई, इतनी हाई जा चुकी हैं। तो दुनिया में भी ये हो रहा है और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक एग्जाम्पल ही बन चुके हैं हम।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि जी कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं और कनाडा में सिख कम्युनिटी खालिस्तान की हिमायत में रेफरेंडम में हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करने सड़कों पर निकल आई। और यू विड नॉट बिलीव, बल्कि आप तस्वीरें देख लें कि वोट डालने के लिए 5 किलोमीटर तवील कतार थी, पूरी लाइन लगी हुई थी और 1,10,000 सिखों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने के सबब कतार में लगे हज़ारों सिख जो थे वो वोट भी नहीं डाल सके। अभी तो 1,10,000 लोगों ने वोट किया और 5 किलोमीटर से ज़ायद की तवील कतारें थीं और अभी भी कितने ही लोग हैं जो वोटिंग से रह गए। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादी दिलाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। भारत ने इस रेफरेंडम को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया। मुझे तो लगता है टेंशन डाइवर्ट करने की वहाँ पे बरतानिया में लेस्टर में मुस्लिम हिंदू फसादात कराने की भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन कनेडियन हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम रोकने से इनकार करते हुए साफ साफ कह दिया कि रेफरेंडम सिखों का कानूनी जमहूरी हक है जिसे रोक नहीं सकते। खालिस्तान रेफरेंडम का होना आलमी सतह पर भारत की बड़ी सिफारती नाकामी बताया जा रहा है। रेफरेंडम के लिए वोटिंग से कबल कनाडा के शहर टोरंटो में सियासी कशीदगी में बेतहाशा इजाफा भी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की जिस पर भारतीय हुकूमत ने कनाडा से कार्रवाई का मुतालबा किया। आपको पता ही है फिर मोदी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं पैरोकार, जो भक्त हैं, मोदी के भक्त जिसे कहते हैं ना, वो तो फिर पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वो हिंदू सुपीरियॉरिटी में बिलीव करते हैं। फिर वो ना सिखों को कुछ समझते हैं ना मुसलमानों को कुछ समझते हैं, एनीथिंग बट हिंदू, तो फिर वो कुछ भी नहीं समझते। बदर मुनीर चौधरी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम टोरंटो, उनसे बात करते हैं। पहले तो बदर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ये बताएं कि इस रेफरेंडम की क्या हैसियत है? ये कोई ऑफिशियल हैसियत में हो रहा था या फिर इट्स जस्ट अ पावर शो? इसको आप डिस्क्राइब किस तरह करेंगे? मेरे ख्याल में लफ्ज़ जो आपने बोला है ना, पावर शो, ये बेहतरीन लफ्ज़ है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस, उसके ज़ेर एहतमाम पहले ये इटली में और यूके के मुख्तलिफ शहरों में, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में पहले ही हो चुका है। और ये पावर शो भी है और जो राय का इजहार है, एक एक्सप्रेशन है, ये उसका एक समझें कि एक बताना है कि हम जो सिख कम्युनिटी है कनाडा के अंदर, वो ये बता रही है कि हम खालिस्तान चाहते हैं पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर। अच्छा बदर, ये बताइएगा, ये मुतालबा तो बड़े अरसे से है, बड़ी दहाइयों से है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बाकायदा तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया है। फिर आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। अब लेटेस्ट जो था, मुझे तो लगता है सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, फिर उनका म्यूज़िक भी बड़ा रिबेलियस था और भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स ऐड होते गए। तो क्या ये कहना सही है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ये मुतालबा एक तहरीक बन गया है? ऐसा है कि जैसे कनाडा है, यहाँ पे सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में, और जहाँ पर आज रेफरेंडम भी हुआ है वहाँ ब्रैम्पटन शहर है, उसको मिनी इंडिया भी कहते हैं। और जो सिख कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सिख कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं इस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा हैं। और रेफरेंडम जो है वो एक बेस्ट वे है अपने एक्सप्रेशन का, अपने इजहार का। चूँकि जो रेफरेंडम है उसमें येस और नो दोनों चीज़ें हैं कि क्या सिख कम्युनिटी इंडिया में आज़ाद खालिस्तान के हक़ में है या नहीं। चूँकि यहाँ कनाडा में जो चार्टर ऑफ राइट्स हैं उसके तहत कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप जो है वो अपना इजहार कर सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है। तो ये चूँकि ऑफिशियल नहीं है, इसका रिज़ल्ट भी जो है इस तंजीम ने अभी रोका हुआ है। और ये मैं ये बताऊं कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल यौम जमहूरिया जो इंडिया में होगा 26 जनवरी को, ये ऐलान सिख कम्युनिटी कर रही है कि अगले साल इंडिया के अंदर ये रेफरेंडम होगा। और ये उसके सिलसिला में मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, अच्छा, ये उसके लिए एक जी बदर, अल्लाह खैर करे, क्योंकि ये जो बाहर के मुल्कों में बर्दाश्त नहीं कर रहे तो वो अपने मुल्क में कैसे होने देंगे ये रेफरेंडम? ये भी एक अजीब सी बात है। लेकिन फॉर पीपल हु आर वाचिंग हम ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि पिछले साल 31 अक्टूबर को पहला जो था ये रेफरेंडम लंदन में, यूके में करवाया गया था और उसके बाद फिर वो स्विट्ज़रलैंड में भी हुआ और इटली में भी वोटिंग कराई गई। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह बदर
बदर आप भी बता रहे हैं कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख बरादरी की तादाद है। ऑफिशियली भी इसके हवाले से कोई नोटिफिकेशंस होती हैं या फिर इनको बस करने दिया जा रहा है? क्या जिन मुल्कों में ये वोटिंग हो रही है क्या उनकी हुकूमतें भी इनको सपोर्ट कर रही हैं? इसको किस तरह देखेंगे, वरना तो इंडिया और इन मुल्कों के ताल्लुकात पे बड़ा असर पड़ेगा। आपने सही कहा है, यहाँ पर जो कनाडा में हैं, जो इंडो कैनेडियन हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, अरकान पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन जो चार्टर ऑफ राइट है उसमें इजहार, आज़ादी इजहार जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड है। और ये उन मुल्कों में हो रहा है जहाँ पर आज़ादी इजहार पे पाबंदी नहीं है। ऐसे मुल्कों में ये रेफरेंडम नहीं हो सकता जहाँ पे कुछ कानून सख्त किस्म के हैं। अभी चूँकि ये जो सिक्स फॉर जस्टिस है, इनका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, ये जहाँ भी करवाते हैं उससे पहले उस मुल्क के कानून का और आइन का और चार्टर ऑफ राइट्स का जायज़ा लेते हैं। फिर वहाँ पर बाकायदा तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, मुतलका अथॉरिटीज से बात की जाती है। जैसे हाईवे आज एक बंद हो गया, पुलिस जो है वहाँ पे मौजूद थी, उन ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो बदर ये भी रिपोर्ट्स पहुंची हैं कि वहाँ पे इससे पहले ज़रा हालात भी कशीदा हुए, और आपको पता ही है मोदी के भक्त जो हैं वो तो हर जगह मौजूद ही होते हैं। तो क्या कोई रिफ्ट वगैरह भी हुई? दूसरी कम्युनिटी जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग हिंदूज़ हैं, जो मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी को मानने वाले हैं, उनका कोई रिएक्शन था जो लोकल सतह पे ऑब्जर्व किया गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल था। एक दिन पहले एक मंदिर पे कुछ लिखा गया था खालिस्तान के हवाले से, तो उस पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर एक सिख लीडर का पोस्टर फाड़ा गया जिसपे सिख कम्युनिटी ने जाके पुलिस को शिकायत की और एक शख्स को चार्ज भी किया गया। तो यहाँ पे जो राइट्स हैं उसके हवाले से तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो सेफ हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई काम होता है, किसी लीडर के खिलाफ नफरत अंगेज कोई बात की जाती है, तो यहाँ का कानून जो है वो हरकत में आता है। जैसे आपने भी बताया कि 5 किलोमीटर तक लाइनें थी और बताया ये गया है कि 1 लाख से ज़ायद जो है वो वोट डाले गए हैं। और चूँकि हमें जो नज़र आता है वो ये था कि खालिस्तान के झंडे जो हैं वो वोटर्स ने उठाए हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो ज़्यादा यही चांस होता है कि जो वोट डालने आ रहे हैं वो खालिस्तान के फेवर में वोट डाल रहे हैं। तो जो यहाँ अथॉरिटीज़ हैं वो मुकम्मल हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, सिक्योरिटी देती हैं। अब देखना ये है कि ये जो कनाडा ने रिकॉर्ड तोड़े हैं अपने वोटिंग के हवाले से, अब जो अगला स्टेशन है इनका वो देखते हैं। और अगले साल जो नजरें हैं सिख कम्युनिटी की वो इंडिया के अंदर हैं कि यौम जमहूरिया पे 26 जनवरी को उन्होंने कहा जी हम ऐलान करेंगे, बाज़ाब्ता डिमांड सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बदर मुनीर चौधरी। हमें अच्छा, साथ ही हम ये बता दें आपको कि जस्ट साइड नोट कि इंडिया ने कोशिश बड़ी की थी कि कनेडियन हुकूमत से भी बात की थी कि ये जो रेफरेंडम है इसको रुकवाया जाए, लेकिन ऑफ कोर्स उनके अपने राइट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्होंने नहीं रोका। वेलफेयर स्टेट इन द ट्रूएस्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। भाई जियो पे बड़े एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आजकल हम। क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। हमारे साथी फैजान लाखानी हर जगह पहुंचे हुए हैं। हाँ, लेकिन जल्दी से बिल्कुल उसी से रिलेटेड बात आपको ये बता देंगे। हमने क्रिकेट की तो बात ही नहीं की, जो कल से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है इंग्लैंड टीम जो है वो पाकिस्तान आई हुई है, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ T20 मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड टीम, और वो आ गए हैं। और दोनों टीमें जो हैं उनकी नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे हैं और फोटो सेशन भी उससे पहले चल रहे हैं। हाँ, वो भी किससे तस्वीरें खिंचवाई हैं इन्होंने? इरफान एहसन से प्राइम मिनिस्टर की। अब आपका दिल चाह रहा है टू फाइंड आउट कि फोटोग्राफर कौन है। पीसीबी के अपने इन हाउस फोटोग्राफर। ये बाय द वे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल टूर्नामेंट होता है। आपको पता है सारे स्टैट्स इसके साथ आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये एक चीज़ द वे इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन टीवी, उसकी एक प्रिपरेशन होती है। और हमारे प्लेयर्स और दुनिया के भी प्लेयर्स, एवरीबडी इज वेरी यूज्ड टू इट नाउ। आपने देखा ओवर द इयर्स इन्होंने शर्ट बाय द वे, ये रेड वाली, हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज नाइस। एक और किट भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, पता नहीं वो सच्ची है कि झूठी है, पता लग जाएगा क्या उस पे कुछ। वो जब कंफर्म हो जाएगी ना पाकिस्तान की किट पर, तो फिर हम उस पे बात करेंगे। लेकिन हेल्स और दीगर लोग, सो सर्टनली प्रैक्टिस भी इनकी चल रही है। पाकिस्तान टीम ने भी हेड कोच की क़यादत में भरपूर प्रैक्टिस किए हैं, और ये बताया जा रहा था कि भाई हमारे लड़कों की लाइन और लेंथ पे काम किया जा रहा है। हारिस रऊफ़ की
लाइन और लेंथ पे उन काम पे किया काम जा रहा है। सो हमारे हेड कोच इनको विश्वास नहीं है, लेकिन हम दुआ करेंगे ये कि हम हारिस रऊफ की लाइन और लेंथ पे जो काम किया जा रहा है वो काम कारगर साबित हो। अच्छा, एक और सीन चल रहा है बाय द वे, आपको पता है अब जो एक और फाइनल है नेशनल T20 का खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सिंध टुडे जो आज खेला जाएगा। और बड़ी एकदम से मैंने सोशल मीडिया पे मुहिम देखी कि भाई शुएब मलिक जो हैं उनको ज़रा देखा जाए, अगर वो नेशनल T20 में परफॉर्म करते हैं तो उनकी कोई जगह बनाने की कोशिश की जाए। शुएब मलिक की बड़ी अच्छी PR है, लेकिन खैर खुदा का करना ये हुआ, शायद पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर ही होगा कि उन्होंने नहीं परफॉर्म किया और कल भी, और वो अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है चूंकि उनका नाम बहुत गर्दिश में था कि इनको ले आओ तो परफॉर्मेंस उनकी भी कोई सो अगर वो कर जाते तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अब अच्छा, वी विल टॉक अबाउट क्रिकेट मोर इन द नेक्स्ट आवर, हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आप मुझे तंग कर रही हैं, मेरे गले में बहुत दर्द है। अच्छा, फिर खबर मैं बताती हूँ, आप ज़रा पानी पिएँ और आपको बताएं जी कि नए नैब ने पुरानी रवायत जो है वो बरकरार रखी है और नैब कवानीन में तरमीम के बाद शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत अहम शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस जो हैं वो वापस हो गए हैं। सोचें ज़रा। और इन केसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंसेस और साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो थे वो USF फंड्स रेफरेंस शामिल हैं। इसके अलावा भी उन शख्सियात के केसेस ख़त्म हो गए हैं और इसके नतीजे में इमरान खान के बयानी को तक़वियत मिली है। बाय द वे पंजाब में आपको पता है फ़र्क होगी एटसेट्रा वो सारे केसेस जिसको जहां मौका मिल रहा है ना वो दाव लगा रहा है, ठीक है। सो अच्छा, खान साहब माजी में क्या कहते हैं, पहले तो वो सुनिए। अच्छा जी, ये तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ साबिक वज़ीर आज़म साहब का तक़वियत पा रहा है जो हुई है डेवलपमेंट, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि नैब को हमारी सुप्रीम कोर्ट, आलमी ह्यूमन राइट्स के इदारे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सियासी बाजू मरोड़ने का एक हथकंडा करार दे चुके हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब की हुकूमत के अपने केसेस, चाहे वो हेलीकॉप्टर का मामला हो, BRT के केसेस हों या दीगर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों जो इनके उस वक्त के हमनवा हैं, वो नहीं होते थे। सो अब इनको मौका मिला है तो ये भी यही कर रहे हैं। इमरान खान साहब पहले ही कहते आए हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 3.5 साल से ज़ायद अरसे तक इस मुल्क के वज़ीर आज़म के दौर रहने वाले इमरान खान साहब के कुछ और केसेस भी हम आपको याद करा देते हैं जो उस ज़माने में प्रोसीड नहीं कर पाए थे। मालम जब्बा केस, विलियम ट्री सुनामी, फंसे पुश्ताव दिया गया, कार्रवाइयों को रोका गया, मोनस इलाही का केस बंद कराया गया जो ऑन रिकॉर्ड हैं परवेज़ इलाही साहब के, ये हमें धमकाया करते थे कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो मोनस इलाही का नैब का केस खोल देंगे। ऑन रिकॉर्ड इनका तो यानी बेसिकली एवरीबडी नोज, और अब वो केस जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो आप इसी बात और से पंजाब में हुआ आपको पता ही है, जब से PTI की इत्तेहादी हुकूमत आई है, फराह गोगी के खिलाफ फ़ौरन एंटी करप्शन ने तहकीकात बंद करा दी हैं। जो हुकूमत में आता है उसका वतीरा है कि उसने केसेस ख़त्म कराने हैं, लेकिन PMLN और इनकी इत्तेहादी हुकूमत ने भी यही किया है। ये वही चीज़ें हैं जिसमें आप ना थोड़ा सा बैलेंस एक्ट देखना स्टार्ट हो जाते हैं कि इनमें से बेहतर कौन है, और बिल्कुल सारे एक ही चीज़ कर रहे होते हैं तो सारे ही कल्प्रिट इसमें नज़र आते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ हैं, और तलाल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपसे बिल्कुल यही पूछेंगे कि बिल आखिर वही हुआ जो इमरान खान कहते थे, हुक्मरान इत्तेहाद के सब बड़ों ने, सारों ने मिलकर नैब केसेस जो है वो ख़त्म करवा लिए हैं, जो भी उनके अगेंस्ट थे या उनके चाहने वालों के अगेंस्ट थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सिर्फ आप ही नहीं, जो भी हुकूमत में आता है वो यही करता है। तो फिर नैब या एंटी करप्शन के दीगर इदारों की ज़रूरत क्या है? बिकॉज जो आएगा वो प्राइमरीली तो यही लगेगा ना, वो अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आ रहा है और बाद में मुल्क के हालात देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की 4 साल हुकूमत रही और ऐसी हुकूमत के, इतनी ताकतवर हुकूमत के तमाम अदारे इमरान खान के पीछे खड़े थे, एक धेले की भी करप्शन जो है वो साबित नहीं कर सके। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कई फैसले मौजूद हैं जिसमें यह कहा गया कि नैब ने इस्तेमाल हुई है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। नैब ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद एक ऐसा माहौल बनाया 2018 के इलेक्शन में कि नून लीग और अपोजिशन के लोगों को दबाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि ये सब नाकाबिले कबूल हैं
और इमरान खान के हक में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे ये लगे कि यही आने वाले ये इक़्तिदार में आएंगे। और उसके बाद भी जब 2018 की हुकूमत बन गई, जब भी हुकूमत हिलती थी तो फौरी तौर पे नैब एक्टिव होता था। कभी अपोजिशन लीडर गिरफ्तार होते थे, कभी इनके अपने वज़ीर को जो कि सच बोलते थे उनको नोटिस आ जाता था। सो इन्होंने तो नैब इस्तेमाल करके हुकूमत बनाई और हुकूमत चलाई है। और अगर नैब ना होता तो ना इमरान खान की हुकूमत बनती और ना चलती। हमने कोई केस ख़त्म नहीं करवाया, हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो कि आप पर्सन स्पेसिफिक हो, जो कि ख़ास लोगों को कोई फ़ायदा दे सके। तमाम तरामीम 95% तरामीम वो हैं जो इमरान खान ने 2 दफ़ा एक सदारती ऑर्डिनेंस से की हैं। तो ये तो सारी तरामीम वो हैं जो इमरान खान करके गए थे। इसमें तो एक तरमीम भी ऐसी नहीं है जिसका फ़ायदा हमने लिया हो। चलिए ठीक है। सलाम साहब, आप कह रहे हैं कि कोई खास नहीं, लेकिन फायदा तो हो रहा है। फायदा जब भी ये हो बात रहा की है जाती है ना कि कानून सबके लिए बराबर हो, तो कोई लाडला ना हो, तो फिर बात करने वालों को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। सॉरी टू से तलाल चौधरी साहब की बात सुनने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और सारों को देखते हुए कि इनकी मौजें लग जाती हैं। जो आते हैं सबसे पहले तो वो अपना नाम क्लियर करते हैं। अच्छा सर, आप प्लीज़ आप बताइएगा कि अब सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, वज़ीर आज़म के बेटों दामादों, मतलब कोई रह तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं रह गया। हाँ, तरीन साहब, उनके केसेस भी ख़त्म करा रहे हैं। तो सर कब तक हो जाएगा ये काम सब? देखिए, केस सबसे पहले तो ये देख लें कि केस बनाए कैसे गए थे, और केस 4 साल चलाए गए, फिर काल कोठरियों में रखा गया। हमारी माएँ और बहनें, बेटियां जो हैं वो मौत की चक्कियों में रहीं। हमारे सारे रहनुमा जो हैं वो 2-2 साल, वो अपनी जवानी के 2-2 साल उन्होंने इन्हीं जेलों में रहे, और उसके बाद निकला क्या है? और ये सारे केसेस हम पर, ये तो हमारे साथ ज़्यादती बहुत सारी जगहों पे हुई है। उन ज़्यादतियों का अजाला होना चाहिए। हम तो किसी से कोई ये नहीं मांगते कि हम पर कोई हमें राहत दी जाए। हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, और पिछले 4 साल से मांग रहे हैं। सो हमारे साथ जो ज़्यादती की गई, हम तो उसका अजाला चाहते हैं, और हम बिल्कुल रायत नहीं चाहते। ना हमें रायत इसलिए नहीं चाहिए कि हमारे तो करतूत को खान साहब जैसे नहीं है। ये तो आप ये देख लीजिए, ये लाडले तो हमेशा खान साहब रहे हैं। हमें तो हमेशा क्या कहते हैं, बहुत ही एहतसाब के अमल से 3-3 नस्लों को गुजरना पड़ा है। 70 साल में हमारे उसमें 3-3 नस्लों का हिसाब हुआ है। और हमें रायत नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और वो केसेस, एहतसाब हो, मंशियात हो और गद्दारी हो, इस तरह के केसेस जो नून लीग के ख़िलाफ़ बनाए गए, उसमें उस ज़्यादतियों का अजाला किया जाए और इंसाफ दिया जाए। चलिए, ओके, गॉट योर पॉइंट। तलाल चौधरी साहब, अब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को जो शिकायतें खान साहब से थीं, अब वो बिल्कुल दूर हो रही हैं, और मुकदमे जो हैं वो आपको पता ही है कंट्रोल में आ चुके हैं। तो फिर अब अगला मरहला तो यही रह जाता है कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। तो क्या इम्कान है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन चले ले लें, उनमें ऐसी पेशरफ्त हो सकती है, या आप लोग टाइम जो है वो पूरा करने की कोशिश ही करेंगे? फैसला तो हो गया लंदन में, लेकिन इमरान खान साहब ने भी कॉल दे दी है सितंबर के आखिर तक। लेकिन फिर भी क्या आप कहेंगे इस हवाले से? खान साहब बिल्कुल गलत फहमी से निकल आए कि उनके कहने पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इत्तेहादी हुकूमत की मर्ज़ी से होगा। इलेक्शन जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती, जितने मर्ज़ी ये लॉन्ग मार्च या ये धमकियाँ, कभी बगावत की, कभी IMF की डील तोड़वाने की, जो मर्ज़ी ये तखरीबी काम कर लें और मुल्की मफाद को भी मद्देनज़र ना रखें, लेकिन इलेक्शन इस तरह नहीं होगा। ये दिन ब दिन इमरान खान एक्सपोज हो रहे हैं। कभी दीन को इस्तेमाल करते हैं, कभी पाकिस्तान के मफाद को इस्तेमाल करते हैं, कभी अपनी सियासी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने कभी अदारों को गाली देते हैं, कभी इदारों को सरबराहों को निशाना बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये चाहते हैं कि क्योंकि जो एहतसाब इनका शुरू हुआ है। और क्या आपका क्या ख्याल है, ये जो 62-63 के केसेस हैं वो तो ओपन एंड शट हैं खान साहब के ख़िलाफ़। वो तोशा खाना जो खा गए हैं, जो फ़ॉरेन फंडिंग से जेबें भरी हुई हैं, तो इसका हिसाब नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी तब तक इंतखाब नहीं होगा, और लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब सब पर कानून का इतलाक एक जैसा होगा
और वो कानून का इतलाक होगा। खान साहब, पहले आपको हिसाब देना होगा अपने करतूतों का और अपने लाडलेपन का। चलें उसके जी, बाद लेवल इंतखाब प्लेइंग होगा। फील्ड की दोबारा से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल साहब। बाय द वे लंदन में फैसला हो गया कि टाइम पूरा पड़ेगी बॉटम हुकूमत। लाइन ये है कि सारे अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आ जाए। और कराची में जनाब अंत मचाई हुई है, अल्लाह माफ़ करे, इन Street crimes स्ट्रीट की बात क्रिमिनल्स ने। शहरी काफ़ी अरसे से स्ट्रीट क्राइम से परेशान है, शहरी बहुत सी चीज़ों से परेशान है। वैसे तो लिटरली 10 सेकंड बाद कराची में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हर सड़क पर 10 सेकंड बाद कोई गड्ढा आ जाता है या पानी खड़ा हुआ होता है या कोई ऐसा बम्प होता है जब आपको अपनी स्पीड, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हो, साइकिल पे हो या गाड़ी पे हो, इतनी स्लो करनी पड़ती है कि आप वल्नरेबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट फॉर एनी क्रिमिनल टू कम एंड डू हिज एक्ट। भाई बेसिकली इतने बढ़ गए हैं स्ट्रीट क्राइम्स कि आपका घर से निकलने को जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो आपका दिल नहीं चाहता। वाकई आफ्टर सर्टेन टाइम इन द इवनिंग तो इंसान यही सोचना स्टार्ट हो जाता है कि क्या मतलब कल कर लेंगे, कल सुबह काम कर लेंगे, अगर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी हो। शहर की कोई गली, कोई सड़क महफूज नहीं है, कोई इलाका महफूज नहीं है। आप किसी एफ्लुएंट इलाके में जाएँ या किसी नॉन उस पर जाए, हर जगह यही रहा है। चीना झपटी दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है, शाम में भी हो रही है, अल्लाह सुबह भी हो रही है। तो अजीब सी वैसे बात की है क्योंकि कराची में पुलिस चीफ का ये एतमाद जो है ना, आई एम सॉरी, इनकी स्टेटमेंट सुन के एटलीस्ट मैं तो हैरान हो गई हूँ। और ये कंपैरिजन ऑफ है। मतलब कितने लोग हैं कराची में, आप मुझे बताएं, अपने दोस्तों को भी आप लोग जानते हैं, कौन किसी को नहीं जानता जिसका कोई फ़ोन शोन ना चोरी हुआ होगा। कितनी बार गए हैं इसका FIR कटवाने। ये इतनी मामूल की बात हो चुकी है कि यू एक्चुअली टेक इट इन इन स्ट्राइड। तो लिहाजा ये स्टैट्स के साथ कंपैरिजन करना कि जी किधर ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं और इधर हमारे यहाँ नहीं हुए, क्राइम होना कुछ और होता है, रिपोर्ट होना दूसरी चीज़ होती है। आईडी कार्ड बहुत से लोग इस रोले में पड़ते ही नहीं है कि हम जाके FIR क्योंकि कटवाएं। आपको नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन यूजुअली जो फ़ोन वगैरह जाते हैं और सस्ते अगर फ़ोन चले जाएं, मतलब सस्ते से मुराद हैं कि 10,000 रुपए के फ़ोन के लिए इंसान की जान ली जा रही है। तो आप देखिए कि आई एम सॉरी, ये लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन पुलिस एफिशिएंसी भी हो सकता है। अच्छा, ख्वाजा इजहार है कि इसी वजह से नहीं जा रहे कि वो जो कि क्या फायदा है हुकूमत की, क्या कह रहे हैं ख्वाजा इजहार साहब, उसके रहनुमा सुनिए ज़रा। कराची के पुलिस चीफ जब ताजिर बिरादरी से वो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो ये बात भूल गए कि वो कराची के पुलिस चीफ हैं। उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू में अपने मनसब को अलहदा रख के और कराची को अलहदा रख के बात की। मैं तो पुलिस चीफ को अपने शहर का चीफ समझ रहा था। वो ये कैसे कह सकते हैं कि बहसीत पुलिस चीफ कि कराची वाले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आज फिर दोबारा वही बयान पुलिस के इतने सीनियर अफसर के मुंह से सुनकर न सिर्फ दुख हुआ, तकलीफ हुई और नाउमीदी भी हुई। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। मजहर साहब, सबसे पहले तो बताइए जावेद ओरो साहब का जो कॉन्फिडेंस है या जिस तरह वो तकाबली जायज़ा पेश कर रहे हैं कि भाई कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं और सेंसिटाइज करते हैं, और न्यूयॉर्क और इंग्लैंड और मुंबई, और ये सही है उनका कॉन्फिडेंस? शुक्रिया। देखिए, आपने मेरा ख्याल है ख्वाजा इजहार से ख्वाजा आसिफ को थोड़ा सा वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ख्वाजा इजहार साहब ने तशरीह, देखिए जो कराची पुलिस चीफ कह रहे हैं, पहली चीज़ ये कि दूसरे शहरों से कंपेयर करने की बात ही नहीं है। बात यह है कि कहाँ क्राइम ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। आपके शहर में क्राइम बहुत होता है, और शायद जिस तरह अभी हुमा कह रही थी कि हमारे यहाँ मुश्किल से 30% क्राइम जो है वो रिपोर्ट होता है। अब ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि जिसके बाद अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो ताज़ा तरीन स्ट्रीट क्राइम्स, और मेरा ख्याल है पिछले 2-3 सालों से और बढ़ गए हैं, वो गाड़ियों की बैटरियों का चोरी होना। गाड़ियों की बैटरी चोरी होने की बात कर रहे थे। गाड़ियों की बैटरी चोरी होना, गाड़ियों का स्टीरियो सिस्टम चोरी होना, गाड़ियों के साइड मिरर चोरी होना, ये तो रिपोर्ट ही नहीं होते भाई। वो टायर वो क्या लगे होते हैं, पूरे टायर भाई, पूरे टायर, गाड़ी ईंटों पे खड़ी करके चले जाते हैं। थिंक दैट वी अच्छा, सब छोड़े हुमा, सीवरेज के पाइप, गटर के ढकनों की फुटेजेस हैं कि लोग जा रहे हैं और एक पूरा गैंग है जो गटर के ढकने उठाए चला जा रहा है। इनोवेशन आती जा रही है इन चोरियों में और डकैतियों में। आप क्या उठाएंगे? मदर साहब आप आ गए हैं जी। देखिए, मैं अभी आपको चंद दिन पहले की बात बताऊं। कोरंगी में हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने बाकायदा, क्योंकि वहाँ चोरी की वारदातें बहुत हो रही थी, तो उन्होंने अपनी दीवार को ऊंचा कर लिया था। वहाँ दीवार कूद कर अंदर गए
उनकी गाड़ी का बोनट खोला और पूरी की पूरी बैटरी चुरा के ले गए। यानी उन्होंने ऊपर वो शीशे भी लगाए हुए थे अपनी बाउंड्री को सेव करने के लिए, और उस पर खून भी लगा हुआ था उसका जो चोरी करने आए थे। तो ये जो सूरत हाल है जो ओडो साहब बात कह रहे हैं, देखिए 2014 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था ना, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसमें जहां दो बुनियादी चीज़ें थी, एक तो जाहिर है टारगेट किलिंग हो रही थी, ये हो रही थी, उसको रोकना था, जो मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों के मिलिटेंट विंग्स थे उनके खिलाफ ऑपरेशन करना था। दूसरा एक फैसला हुआ था कि स्ट्रीट क्राइम्स को कैसे रोकना है, और उसमें क्या फैसला हुआ था, और उसके बाद कुछ दिनों अमल दरामद हुआ, फिर रुक गया। उसमें यह हुआ था कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और जो पुलिस है वो बाकायदा गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, इनकी रजिस्ट्रेशन को चेक किया करेगी, प्रॉपर तरीके से चेक किया करेगी। जो आउटलेट्स हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं, उनसे जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल जाती हैं वहाँ चेकिंग हुआ करेगी। ये सारी चीज़ें, और पता क्या चला था, और फिर यही फैसला हुआ था, अगर आपको याद हो, कि सब अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस फौरी तौर पे बनवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार लोग जो है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के घूमते हैं। तो पता चला, असले के बारे में पता चला, कोई 10 लाख के करीब असला नॉन वेरीफाइड है। जो गाड़ी और रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। जो लाइसेंस हुआ तो उसमें जब डेडलाइन तय की गई तो लाखों की तादाद में इतना प्रेशर आया पुलिस के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, कि उन्होंने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, और उसके बाद वो पूरा ऑपरेशन इस हवाले से अबेंडन कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को बहुत आसानी से बेल मिल जाती है, पकड़े नहीं जाते। मज़हर साहब, यही तो सारी प्रॉब्लम है, और उसके आके बारे फिर वही में वारदातें करते हैं, और फिर वो आ जाते हैं। बल्कि उनके लिए तो एक वो रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है जेल में जाके, कनेक्शंस बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब अब्दुल्ला और मैं आपको बताऊं, उसमें पुलिस की नाअहली क्या है। सवाल ये है कि उनको तो 2 मरतबा एक जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उसने 14 वारदातें की होती हैं और बेल मिल जाती है। जिन लोगों ने उनकी श्योरिटी दी होती है उनको कभी ट्रैक किया गया, उनको कभी पकड़ा गया कि ये कौन लोग हैं जो इनकी जमानतें करवाते हैं, ये कौन लोग हैं। और फिर जब जिस तरह आपने कहा कि जो रजिस्टर्ड नहीं करवाते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि थाने में जाके एक नए तरीके से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है। पुलिस को भत्ता देना एक अगर वारदात के ऊपर डिपेंड करता है कि वारदात कितनी, अगर गाड़ी छिन गई है तो मसला होता है। मोटरसाइकिल में आपने कभी देखा है कराची में किसी एक मोटरसाइकिल पर आपने सामने नंबर प्लेट नहीं देखी होगी, हमेशा सिर्फ पीछे नंबर प्लेट होती है। जब सीपीएलसी का क़याम हुआ उस वक्त भी यही वजह थी, क्योंकि उस ज़माने में सुपुर्दारी की वारदातें बहुत हो रही थी, गाड़ियों की सुपुर्दारी की वारदातें, गाड़ियां छीनने की वारदातें बहुत हो रही थी, और किडनैपिंग फॉर रैंसम। अब जो है वो रैंडम किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है। आपको पकड़ते हैं, आपको एटीएम पे ले जाते हैं या आपको बैंक ले जाते हैं, और इतने धड़ल्ले से वो काम करते हैं कि उन्हें पता होता है कि कोई उन्हें नहीं पकड़ेगा। उनको ये अंदाजा होता है कि इसके बाद भी अगर कभी वो पकड़े गए तो पुलिस से मामलात उनके तय हो जाएंगे। अब जब ओडो साहब ये सारी बातें करते हैं कि हम एक हवा बनाते हैं या बिजनेसमैन एक हवा बनाते हैं, तो बिजनेसमैन हवा क्यों बनाएगा? इसलिए कि बिजनेसमैन सबसे ज्यादा टारगेट होता है भत्ता देने के हवाले से, किडनैपिंग फॉर रैंसम के हवाले से, सबसे ज्यादा वो टारगेट होता है। और इसका सबसे अहम तरीन पहलू क्या है कि कराची है, लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया, इस्लामाबाद में लग गया, कराची में अभी हाल ही में हमने सुना था। कराची में वो जगहें पता है सबको, पुलिस को भी पता है, एजेंसीज को भी पता है कि गाड़ी कहाँ खुलती है, कहाँ तब्दील होती है, मोटरसाइकिल कहाँ जाती है, उसके पुर्जे कहाँ बिकते हैं, मोबाइल फोन किस जगह पे बेचा जाता है। अगर आप इन चीजों को ट्रैक नहीं कर सकते तो फिर इससे बड़ी नाकामी पुलिस की क्या हो सकती है। और पुलिस की बदकिस्मती यह है कि यहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको शहर का नहीं पता, उनको शहरी इलाकों का नहीं पता, उनको उन इलाकों का नहीं पता। अगर वो औरंगी टाउन चले जाएं तो वो खो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रीट क्राइम को एक नॉर्मल क्राइम के तौर पे डील करना शुरू कर दिया है,
और जब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, ज़्यादा और मीडिया में मज़हब आती शहर में हैं, अमन अमान कायम रखने की जिम्मेदारी रेंजर्स की भी आपको पता है उतनी है। कराची में तो पर्टिकुलरली जो स्ट्रीट क्राइम के दौरान लोगों की जान जा रही है, उस पर भी सर्टनली तशवीश होनी रेंजर्स भी चाहिए। देखें ना अब्दुल्ला, रेंजर्स भी देखें 1989 से है रेंजर्स यहाँ। कभी उनको शिकायत थी कि जी पावर्स नहीं मिलती, अब पावर्स भी मिल गई उनको। परफॉर्मेंस, पहली चीज़ ये कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरा ये कि कितने लोगों को सजाएं। आपको पता है कि इस वक्त भी सेंट्रल जेल में और गालिबन हैदराबाद जेल में मुश्तरका तौर पे तकरीबन 2000 ऐसे प्रिजनर्स हैं जो फांसी की सजा के मुंतजर हैं, 2000 के करीब। और इस वक्त कोई अगर उसकी कैपेसिटी जो है मेरा ख्याल है 3 गुना ज़्यादा है। इस वक्त जब अदालतों से लोग भाग जाते हैं, हथकड़ी पहने हुए भाग जाते हैं, जब माल खाने लुट जाते हैं, जब शॉपिंग सेंटर्स और ये सारी चीज़ें लुट जाती हैं, तो लोग अब पनाह कहाँ ले रहे हैं? लोग पनाह ले रहे हैं कोई सिक्योर्ड सोसाइटी, उसमें चले जाते हैं। अब वो सिक्योर्ड सोसाइटी भी इनसिक्योर्ड हो गई हैं। ट्रू। क्योंकि आप घर से निकलते हैं, आप सिर्फ चंद फरलॉन्ग के फासले पर जाते हैं तो आप लुट जाते हैं। और लुटते बिल्कुल कहाँ ऐसा ही है। ट्रैफिक सिग्नल पे, कॉर्नर पे, जहां रोड टूटी होती है वहां, जो राउंड अबाउट्स होते हैं वहां। रोडें तो सारी टूटी तो नहीं सारी है, टूटी है, मतलब बेसिकली बची काफी कौन सी एम्पल है? अपॉर्चुनिटी है कि आप स्लो डाउन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मज़हब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और मुश्किल अच्छा, है। एंड ऑल्सो मुश्किल मदर साहब है, से भी बात certainly। कर रहे थे और बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो भाग जाते हैं ना, हिरासत से भाग जाते हैं, कोर्ट के बाहर से भाग जाते हैं, कैसे भाग सकते हैं आप? मिले हुए मतलब होते हम जैसे लोग अगर कहीं से भागने की कोशिश करें तो हमारा क्या हाल होगा? ये सारे मिले होते हैं, ये सारी अरेंजमेंट होती है। और वरना मतलब लोग पता है अपने आप को वॉल्ड सोसाइटी गेटेड कम्युनिटीज़ में को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्रिमिनल है ना, ये अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं जेलों में। एक्चुअली बिल्कुल उनकी वो नर्सरी हैं, वो और कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, नेटवर्किंग हम हो ज़रा रही है। अभी आगे बढ़ेंगे। बरतानिया में, वैसे हमने बरतानिया में कितनी खबरें हमने आपको बताई हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि आज क्वीन एलिज़ाबेथ की तदफीन की जाएगी। 3 नस्लों पर हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है। आज तदफीन के साथ ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। शाहजहानी मलिका की तदफीन वेस्टमिनिस्टर एबी में की जाएगी, जिसके साथ ही ऑपरेशन लंदन ब्रिज और 10 रोज़ा कौमी सोग भी अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। इससे पहले वेस्टमिनिस्टर हॉल में इंक्लूडिंग द US प्रेसिडेंट बहुत से लोगों ने उनका आखिरी दीदार भी किया। और बाय द वे आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि मलिका की तदफीन हालिया तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। किंग चार्ल्स 3 से बाय द वे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है और उन्होंने कंडोलेंसेस का इजहार भी किया और सैलाब ज़दगान की इमदाद जो की जा रही है बरतानिया की तरफ से, उस पर शुक्रिया भी अदा किया। सो ये उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अच्छा जी, कौन कौन आ रहा है हम? अच्छा, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से मतलब प्रेसिडेंट्स एंड रूलर्स, और रशिया और शुमाली कोरिया समेत 6 ममालिक के सरबराहान को शिरकत की दावत जो है वो नहीं दी गई। तो लिहाजा अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ बीन इनवाइटेड। और ये कहना गलत ना होगा कि मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन के मौके पर हुक्मरानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तदफीन में शिरकत के लिए लंदन में मौजूद हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि बादशाह अब मुँह से वो निकलता नहीं है ना, क्योंकि वो मलिका तो इतनी अरसे से थी, तो मलिका एलिज़ाबेथ तो बड़ा नेचुरली एक चीज़ है जो दिमाग में आती है। तो बादशाह चार्ल्स कुछ अभी फिट नहीं आ रहा। हाँ, सो हज़ारों अफराद भी मलिका को अलविदा कहने के लिए सड़कों पर मौजूद होंगे। रास्ते को फूलों से सजा दिया गया है और उनका जो ताज है जो उनके ताबूत पर रखा गया है, वो फिर अल्टीमेटली जब उनको कब्र में उतारा जाएगा, वो शाही जूलर्स वो ताज वापस उठा लेंगे वहाँ से और फिर वो लंदन ब्रिज टावर, लंदन शाही जूलर्स जब आप कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कोई लाहौर में कोई रंग महल में कोई शाही जूलर्स की दुकान है जिनके पास वो ताज वापस आ रहा है। रॉयल जूलर्स, बेसिकली रॉयल जूलर। शाहजहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की सरकारी तदफीन बरतानिया भर के 125 सिनेमा घरों में भी दिखाई जाएगी। पूरी दुनिया में तो लाइव टेलीकास्ट होगा ये इवेंट। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पार्क्स, चौक चौराहों, गिरजाघरों में भी तकरीबात के लिए दिखाने के लिए स्क्रीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा मलिका के जनाजे को टीवी पर 3 टीवी चैनल्स लाइव नशर करेंगे। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस तदफीन को टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ का जाना लिटरली एक अहद का इख्तिताम है और आज वो तारीख़ी दिन है जब इन्हें इनकी आखिरी आरामगाह में उतारा जाएगा।
हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद नियाजी यूके से हमने उनसे थोड़ी देर पहले बात की थी, और जब हमने उनसे पूछा कि मलका एलिज़ाबेथ की तदफीन ऑब्वियसली कर दी जाएगी तो उसके इर्द गिर्द कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत से और भी इवेंट्स होते हैं और फ्यूनरल कहाँ होगा, तो ये उन्होंने डिटेल दी। जी, क्वीन एलिज़ाबेथ सिर्फ बरतानिया पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करती थी, और इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उनका इंतकाल हुआ और लोगों की बड़ी तादाद ने उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया, और उनके ताबूत को देखने के लिए जो कतार लग रही थी उसमें लोगों ने खड़े होकर 14 घंटे इंतज़ार किया। जब आखिरी रसूमात का इख्तिताम होगा तो उस वक्त कौमी सतह पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी, और जिसके बाद जो है उनका जनाजा जो है वो बड़े ही एहतमाम से फ़ौजी बैंड और फ़ौजियों की परेड के दौरान जो है लंदन की मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ विंज़र पहुँचेगा। इसके अलावा लंदन और विंज़र में जब उनकी आखिरी रसूमात और तदफीन होगी तो फ़ज़ाई परवाज़ें जो हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी, और जो तवक्को की जा रही है कि हीथ्रो एयरपोर्ट से तकरीबन 100 से ज़ायद परवाज़ें जो हैं वो मनसूख होंगी। अच्छा, जब हमने सईद साहब से ये पूछा कि कौन कौन से आलमी रहनुमा इस तकरीब में शिरकत करेंगे, सो उन्होंने हमें ये तफसील शेयर की है। मलका की आखिरी रसूमात में जो है वो दुनिया भर से अहम शख्सियात शिरकत कर रही हैं, जिसमें कि अमरीकी सदर जो बाइडन भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे। उनके अलावा जो है जो मेहमान शिरकत कर रहे हैं वो अपने स्पाउस को भी साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ कौन इस तकरीब में जाएगा इस हवाले से अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। अच्छा, फिर सईद नियाज़ी से जब हम बात कर रहे थे तो उनसे ये भी पूछा कि प्रिंस चार्ल्स, अब तो खैर वो प्रिंस नहीं है, किंग है, बन चुके हैं, लेकिन बाकायदा ताजपोशी का एक फंक्शन होता है, तकरीब होती है, वो कब होगी, क्योंकि उसमें वो अपने वली अहद के बारे में अनाउंस भी करेंगे, ऐलान करेंगे, तो ये सारा मरहला कब होगा, और उन्होंने हमें ये जवाब दिया। प्रिंस चार्ल्स चूँकि वली अहद थे इसलिए मलका के इंतकाल के बाद वो खुद ब खुद बादशाह बन गए थे, लेकिन उनकी जो ताजपोशी की जो रस्म है वो चंद माह के बाद अदा की जाएगी, और जब क्वीन एलिज़ाबेथ क्वीन बनी थी तो उनकी जो ताजपोशी की रस्म है वो तकरीबन 16 माह के बाद अदा की गई थी। और प्रिंस और जो किंग चार्ल्स हैं उन्होंने पहले ही अपने बड़े जो साहबजादे हैं प्रिंस विलियम, उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स तैनात कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो उनके वली अहद हैं, और उनके बाद जो है प्रिंस विलियम जो है वो बादशाह बनेंगे। और ये जो रस्म है बादशाह बनने की, वो जो भी वली अहद होता है उसका जो पहला बेटा या बेटी होती है उसे ये ओहदा मिलता है। इसका मतलब ये है कि वली अहद जो हैं उनका जो बेटा है जो छोटा है प्रिंस जॉर्ज, वो जो है उनके बाद बादशाह बनेगा। दैट वाज अपडेट फ्रॉम लंदन। बहुत शुक्रिया सईद नियाज़ी साहब, आपने हमें बताया। अच्छा, 16 माह बाद तो क्वीन एलिज़ाबेथ हरसेल्फ उनकी कॉरोनेशन हुई थी, और वो भी एक वर्ल्ड वाइड टेलीकास्टेड इवेंट था। इट वाज लाइव टेलीकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश मोनार्की। वैसे मैं कह रहा था कि बरतानिया के माली हालात बहुत मुश्किल हैं, माली हालात बहुत ख़राब हैं बरतानिया के, सो ऑब्वियसली ये फ्यूनरल और इसकी एक्टिविटी बहुत कॉस्ट है इन चीज़ों की भी। फिर एक कॉरोनेशन भी फ़ौरन ही हो जाए तो फिर उसकी भी बहुत कॉस्ट होगी, तो शायद वो हम बाद में बात करेंगे। एनीवे अभी तो फ्यूनरल है। अच्छा जी, इंग्लिश टीम तो आपको पता ही है भरपूर प्रैक्टिस कर रही है, हमने आपको फोटोशूट भी दिखाया था, हमारे लड़के भी भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही नेशनल T20 का आज फाइनल है 7:30 बजे, खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सिंध। उसमें साइम अयूब की बड़ी बात हो रही थी उनकी कल की परफॉर्मेंस को लेके। खैर उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे अपनी T20 सीरीज। बिल्कुल जी, इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो कल से शुरू होगी, तो साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है। और दोनों टीमों के ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो ज़ोरों पर हैं, वो बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, और ऐसे में इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम से जो है वो बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। दिलचस्प भी और थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि फिटनेस के इश्यूज चल रहे हैं हर जगह, आपको पता है। वैसे उनके लिए ज़्यादा टेंशन है, हमारे लिए दिलचस्प है। फिटनेस को सामने रखते हुए खदशा है कि कप्तान जो बटलर पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ के सारे मैचेस नहीं खेल सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुमकिन तौर पर जो बटलर सिर्फ आखिरी 2 मैचेस तक खुद को महदूद कर सकते हैं, क्योंकि बताया भी था हमने वर्ल्ड T20 से पहले इंग्लिश साइड सबको मुकम्मल फिट रखना चाहती है, और इसलिए कल मोइन अली ने भी वाज़ेह कर दिया कि हम अपने फास्ट बॉलर्स को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब फास्ट बॉलर तैयार हों तब उन्हें मैच खिलाएंगे। जबकि बेन स्टोक्स ने भी आराम की गर्ज से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में शिरकत नहीं की है। नज़र यही आ रहा है कि इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले फिटनेस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पाकिस्तान को भी वैसे नहीं लेना बिल्कुल जी, पाकिस्तान को भी इसी तरह की रोटेशन जो है ना, रोटेशन पॉलिसी वो अपनानी पड़ेगी। बज़ाहिर टीम जो है वो
मतलब उसके भी चैलेंजेस चल रहे हैं। तब्दीली का आगाज जो है वो ओपनर से करना पड़ेगा। पहले वाले हमने एशिया कप में देखे, आपको पता है उनका MRI वगैरह भी हुआ था, वो कहीं कहीं लिम्प करते हुए भी हमें नजर आते थे ड्रेसिंग रूम में। सो ही वाज स्ट्रगलिंग, सो उन्हें रेस्ट देने का सुनने में आया है कि उन्हें इनिशियल मैचेस में रेस्ट दिया जा रहा है। सो शान मसूद कहते हैं कि वो किसी भी नंबर पर ऑल्दो खेलने के लिए तैयार हैं। मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है क्रिकेट खेलूं, पाकिस्तान के लिए खेलूं, मुझे जिधर भी जगह मिलेगी मैं खुशी से खेलूंगा। जहां मैं नहीं परफॉर्म करूंगा वो मेरी अपनी गलतियां होंगी, और पास्ट में भी जो परफॉर्म ना करने की पनिशमेंट्स मिली हैं वो मेरी अपनी गलतियां हैं। वो मैंने खुद ही उन गलतियों को कबूल किया और हमेशा कोशिश की है कि जो गलतियां की हैं उनको रेक्टिफाई करूं, अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाऊं। और जब तक मैं खेलता रहूँगा जो भी फेलियर्स हैं या जो भी चीज़ है वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो टीम की रिक्वायरमेंट। आई लाइक दैट एटीट्यूड भी अच्छा, और इस एटीट्यूड की वजह से ही शान मसूद भी ओपनिंग बैटर हैं, तो उन्हें मतलब आजमाना चाहिए, उनसे डेफिनेटली ओपनिंग करवाएं। जबकि नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए, उनकी जगह वसीम जूनियर को खिलाया जा सकता है। ये सारी ऑप्शंस हैं। और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को जीत पर तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू विन, तो तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप पे भी तवज्जो रखें ना, बिल्कुल ये ख्याल रखें कि इनको इतना ना खिला दें कि फिर ये इंजर हो जाएं और अगला जो है वो इतना टफ मरहला आ रहा है। सो ये ज़रा देखना पड़ेगा। सो क्रिकेट के सिकंदर पख्तस बितास। सिकू भाई बताइए, अब इंग्लिश टीम हमने आपको बताया ही है कि बड़ी मोहतात है और बहुत से लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ बाज़ मैचेस में दस्तयाब होंगे, बाज़ में नहीं होंगे। हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? वी कुड सी इन एशिया कप दैट रिजवान वाज स्ट्रगलिंग, ऑल्दो मोहम्मद हारिस पे कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रमीज़ राजा साहब का बड़ा शफ़क़त भरा हाथ है उन पे, और उन्होंने ठान लिए कि इस बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, लेकिन अब तो ही इज़ देयर, सो प्रॉब्ली ही वुड बी रिप्लेसिंग रिजवान। और क्या नज़र आ रहा है आपको, कौन कौन होना चाहिए, किस किस को रेस्ट मिलना चाहिए? देखिए मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं तो माजरत के साथ, इतनी नालायक किस्म की क्रिकेट मैनेजमेंट हो रही है इस वक्त, मैं उसका इंतहा है। रमीज़ राजा कहते थे कि जी फियरलेस क्रिकेट खेलो। व्हाट इज़ फियरलेस का मतलब मुझे अगर कोई समझा दे, या मैं रमीज़ राजा साहब से कभी मुलाकात में तो पूछूंगा व्हाट इज़ फियरलेस क्रिकेट। फियरलेस क्रिकेट ये होती है कि नीदरलैंड के खिलाफ आप खेलने गए, आपने किसी बच्चे को ट्राई नहीं किया। इज दिस अ फियरलेस क्रिकेट? आप डरते हैं कि अगर हार गए इसलिए कि आप आए पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, आपकी जो है, आप ठीक है आप क्रिकेटर हैं, आप क्वालिफाइड करते होंगे, मगर आपकी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर पोस्टिंग हुई है। तो शायद इसी को बचाने के लिए, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ 10 साल उन्होंने काम किया है, यही वजह है कि शायद वो इंटरफेयर ही नहीं करते कि भाई लड़के क्या कर रहे हैं। नीदरलैंड जैसी क्रिकेट टीम के खिलाफ आपने अपने पूरे लड़कों को वही ओपनर्स खेलते रहे। खुदा का खौफ करो यार, उधर कम से कम रिजवान और बाबर को चाहिए था कि 6 और 7 पे बैटिंग करते, या 5 और 6 पे बैटिंग करते, और सारे बच्चों को ट्राई करते। किसी ने कोशिश नहीं की। अब ये 7 मैचेस हैं, देखते हैं कि क्या इसमें तब्दीली होती है नहीं होती। हारिस जो है वो, उसको 3 या 4 मैचेस मिले, वो कम्प्लीटली नाकाम रहा है। वो एक ऐसा बच्चा है कि जो अपनी जेब में जो उसने 50 किए थे कि पता नहीं वेल डन, वेल प्लेड, आई एम द किंग, समथिंग लाइक दैट, एक बैनर लेकर चला गया था। तो वो तो कुछ ज़्यादा ही उनका एटीट्यूड है। अल्लाह खैर करे, कीपिंग में भी उसने कोई खास चीज़ नहीं थी। अगर वो विकेट कीपर है तो भाई उसको नीदरलैंड के खिलाफ 2 मैच ही खिला देते यार, हम देख तो लेते कि क्या उसका टेम्परामेंट है। वो कुछ नहीं किया। तो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग तब्दीली करेंगे, तो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ एक विनिंग कॉम्बिनेशन का एक वायरस है। टेकन चांस विद हारिस, कंसीडरिंग कि आगे वर्ल्ड कप है, मतलब हमारे पास एक ऑप्शन फिर सरफराज ही थी, तो एंड ही हैज बीन डूइंग वेल इन द डोमेस्टिक सर्किट। देखो सरफराज को तो उन्होंने खिलाना नहीं है, ये तय कर लिया है। ये मेरे ख्याल से तय कर लिया है कि मैंने किसी लड़के, देखें हम लोग की क्रिकेट की जो कम्युनिटी है बहुत छोटी सी, एक दूसरे की बातें हमें पता चल जाती हैं। तो हमें किसी क्रिकेटर ने बताया कि जो हमारे साथ प्रोग्राम्स करते हैं कि जी उन्होंने कहा है रिजवान ने कि मैं सरफराज को कभी आने नहीं दूंगा। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब सरफराज थे तो उन्होंने उसको नहीं खेलने दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं अब उसको नहीं खेलने दूंगा। ये मैंने सुना है, मतलब हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। वो आजम खान भी होते थे वैसे, आपको याद है? वैसे मुझे लगता है जितना उस नौजवान ने वेट लूज किया था उतना गेन भी कर लिया, शायद उससे ज्यादा ही। मोइन खान के जो बेटे हैं आजम खान, उनका बड़ा नाम हुआ था, मगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, वो छोड़ के जो है कैरेबियन लीग खेलने चले गए। ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ है, इसलिए कि देखें जो डोमेस्टिक सीजन होता है वो पाकिस्तान के खेलने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए खेलना पड़ता है, तो वो छोड़ के चले गए। बड़ा अच्छा उनका मौका था, हो सकता है कि वो यहाँ रहते, स्कोर करते तो उनका चांस बनता। अब मुझे नहीं पता कि सेलेक्टर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। उनको असूलन पाकिस्तान की डोमेस्टिक पहले खेलनी चाहिए क्रिकेट, और उसके बाद बाहर खेलने जाना चाहिए। तो हमारे पास जो है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि इस पिछले 3 साल में 2 चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो गई हैं। एक तो हमने क्रिकेट की जो टीमों को श्रिंक कर दिया, जिससे लड़कों की
तादाद कम हो गई है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हुई है वो रीत दली है, वो स्टेडियम के ऊपर तकरीरें और जलसे होना हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक आपने मैसेज पढ़ा हो, कोई एक स्टेटमेंट पढ़ा हो कि ये गलत हो रहा है? कल कोई और आ जाएगा, कोई और पॉपुलर लीडर आ जाएगा, खूबसूरत लीडर आ जाएगा, वो भी जलसे करने लगेगा, आप कैसे रोकेंगे? ये बहुत, हमारे पास 6 ग्राउंड है, गिनती के उंगलियों में गिन सकते हैं आप। अच्छा सिकंदर, अब हम तो ऑब्वियसली सजेशंस ही कर सकते हैं और वो भी आपसे बात करके कोई एक्सपर्ट सजेशन होगी, लेकिन अगर ओपनिंग ऑर्डर बदला जाए और शान मसूद से, एक फैंटास्टिकल बात है वो ओपनिंग हो, तो साथ कौन हो उनके? देखिए बाबर और रिजवान तो खेलते ही है ना, अब रिजवान को खिलाएं आप, वो नंबर 1 है इस वक्त। मगर वो अलग बात है कि उन्होंने एशिया कप में जिस तरह खेला, अगर वो इसी तरह खेलेंगे कभी बहुत अच्छा खेल जाते हैं वो। रिजवान को तो सुनने में आ रहा है कि रेस्ट दे रहे हैं शुरू के मैचेस में। अब पता नहीं है वो रेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उन्होंने इसीलिए शायद हारिस को रखा है। अगर हारिस खेलते हैं तो हारिस भी ओपन करते हैं, सुना है। वरना शान मसूद मेरे ख्याल से, फकर भी बेचारे अनफिट हो गए हैं, तो इस वक्त मौका शान के लिए है अच्छा कि बाबर और शान ओपन करें। और वो शान के लिए इसलिए बेहतर होगा कि शान जो है ओपनर ही है बेसिकली, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा रन्स करने का। कोई बात नहीं, अगर बाद में रिजवान आ भी जाए तो वो नीचे खेल लेगा, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब उसको खिलाएं तो, एक लड़का जो फॉर्म में, उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि शान से भी ओपन करानी चाहिए। उसके अलावा तो मुझे कोई अच्छा चॉइस लड़कों में बात करें तो नसीम शाह को आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ज़रा बचाने के लिए कोई रेस्ट देना चाहिए? नहीं अब्दुल्ला, रेस्ट तो सबको देना चाहिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप एक दिन एक कॉम्बिनेशन खिलाएं, अगले दिन एक को अंदर लाएं, एक को बाहर निकालें, पूरी तैयारी समझे ना, इस सीरीज को तैयारी समझे वर्ल्ड कप की। बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि बहुत ही मुझे अजीब सी लगी है कि आपने कभी इसके ऊपर सवाल नहीं किया कि जो बच्चे ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं उनको पैसे रीइम्बर्स होंगे। तो वो खुद हमें सुनना था, मतलब वो अपनी जेब से लगा रहे हैं अभी पैसे, उनको अभी कोई पैसे दिए नहीं चाहते उन्हें। ये कैसे हो सकता है कि ये तो प्रोडक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि वो अभी खुद अपने टिकट खरीद के पकड़ जा रहा है, वो अपने ट्रीटमेंट का पैसा लगाएगा, वहाँ रसीदें जमा करके रखेगा। अजीब सी बात है वैसे। हाँ फिटनेस पे है और एक तरफ अपनी रसीदें जमा करेगा, वो रसीदें लेकर आएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा कराएगा तो उसको रीइम्बर्स होंगे। ये कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव इट। ये तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं यार। This should be totally managed by PCB कि उनके टिकट से लेकर उनका स्टे, उनकी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट से लेकर उनके मील्स तक मैनेज्ड होने चाहिए PCB की तरफ से। About 40 people over there गद्दाफी स्टेडियम में लोग बैठे हुए काम करने के लिए, तो वो करें, उनको तो उसी वक्त कर देना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का अपनी टिकट खरीदे, खुद अपॉइंटमेंट ले रहा है डॉक्टर से, शाहिद अफरीदी कह रहा है कि मैंने लेके दिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? तो बहुत ही पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान के हीरोज हैं ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो करंट क्रिकेटर होता है उसकी जिम्मेदारी, जो ग्राउंड के अंदर खेलते हुए पाकिस्तान के लिए खेलते हुए अनफिट होता है, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे होती है। ये रीइम्बर्स करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, यानी इसको 4 महीने के बाद वो पैसे मिलेंगे। सिकंदर आज के लिए इतना ही बिल्कुल, और कल ऑब्वियसली मैच है तो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। जी एक दफ़ा फिर सैलाब मुतासरीन की बात करेंगे और आपको याद दिलाएं कि सैलाबी रेले तो गुजर गए, लेकिन मुतासरा इलाकों में बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऑलमोस्ट लाइक वो तो एक टेंशन थी और वो एक तबाही थी, अब ये नेक्स्ट जो है हेल्थ रिलेटेड जो है ये उससे भी ऑलमोस्ट ज़्यादा बड़ी मेरा ख्याल है तबाही है, और जिस पे बाय द वे बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं। रोज़ हम आपको एक NGO के बारे में बताते हैं जो ऑब्वियसली रिहेबिलिटेशन की कोशिश कर रही है, लेकिन मेडिकल कैंप्स वगैरह भी बहुत से लोग लगवा रहे हैं। ऐसी ही एक फाउंडेशन है, इदारा है जो सेहत के शोबे में फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है। खतीजा अजहर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शिफा फाउंडेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका खतीजा साहिबा, आपने वक्त दिया। खतीजा साहिबा, सबसे पहले तो ये हम जानेंगे, आप लोग भी काफ़ी आगे आगे नज़र आ रहे हैं, अब तक किन किन इलाकों में पहुंच चुके हैं, किस नौयत में मदद कर रहे हैं लोगों की, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, दवाइयाँ भेजते हैं, ज़रा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि जियो ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आज हम सबसे ये एड्रेस कर रहे हैं। शिफा फाउंडेशन का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि वी आर बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हेल्थ केयर प्रोविजन वाली NGO है जो कि काम कर रही है, बिकॉज वी आर एफिलिएटेड विद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि इस्लामाबाद में है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ होती है। ऑल्दो वी आर बीइंग NGO, वी आर वर्किंग फॉर अराउंड देयर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उन सबको हम एड्रेस कर रहे हैं।
First of all, starting from health, other than health, we are working for nutrition, we are working for water sanitation and hygiene, child protection है, gender based violence है, livelihood, इन सब सेक्टर्स के अंदर हम प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। और शिफा फाउंडेशन की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम ग्राउंड लेवल पे मौजूद हैं, ग्रास रूट लेवल पे हमारी सारी फील्ड हैं, जो फील्ड टीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं। और हमारी एक और जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दोज एरियाज जहाँ पे ये मुश्किल वक्त हमारी कौम के ऊपर आया, लाइक सिंध के वो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं फार फलांग एरियाज हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब में राजनपुर, खानेवाली, वो सब एरियाज हैं जहाँ पे ऑलरेडी शिफा फाउंडेशन की टीम मौजूद थी। तो हमें ये सबसे पहले एडवांटेज था। सेकेंडली, वी आर कॉन्टीजेंसी पार्टनर ऑफ डिफरेंट UN ऑर्गेनाइजेशंस, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। तो जब भी ये एक डिजास्टर अनाउंस हुआ तो कॉन्टीजेंसी पार्टनर मीन्स यू हैव टू बी ऑन द फील्ड विद इन 48 आवर्स। तो हमारी टीम क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, हमने फ़ौरन उनको मोबिलाइज़ किया। हमारे टीम के जो फील्ड वर्कर्स हैं उन्होंने इमीडिएटली अपने जो फील्ड पे अपनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले हमने हेल्थ के ऊपर काम किया। इसके अलावा जो इनिशियल नीड थी, बेसिंग ऑन नीड, हमारी टीम ने पहले नीड असेसमेंट की। उसके बाद देखा गया कि सबसे पहले वहाँ पे फूड की ज़रूरत है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन न्यूट्रिशन, हम मेल न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन और अंडर 5 चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए काम करते हैं। तो UN पार्टनर्स, गवर्नमेंट की सपोर्ट के ज़रिए हमने कोशिश की कि वहाँ पे नीड असेसमेंट के बाद हम इमीडिएटली फूड पैकेजेस जो कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं वो हम फ़ौरन वहाँ पे प्रोवाइड करें। ये खदीजा साहिबा, ये डेफिनेटली काफ़ी मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है, बिकॉज हर चीज़ की फ्रेंकली अगर देखा जाए तो ज़रूरत है। घर नहीं रहे लोगों के, खाने को कुछ नहीं है, बीमारियां इतनी हैं। आपकी टीमें जो ऑन द ग्राउंड हैं, और आपके तवसत से हम ये हेल्प आउट भी करना चाहते हैं बाकी उन लोगों को, इदारों को जो मदद कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो ऑन द ग्राउंड क्या वो बताते हैं सबसे ज़्यादा अमराज किस चीज़ के हैं? क्योंकि हमें यही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली कंटेमिनेटेड पानी है तो गैस्ट्रो के ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लिहाजा उसके लिए कैंप्स लगाना है। क्या आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यही मिली कि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि नीड असेसमेंट के बाद जो इनिशियल नीड्स थी उनको हमने एड्रेस किया, बट नाउ ऑब्वियसली हालात बेहतर हो गए हैं, पानी उतर गया है, लेकिन वहाँ पे वाटर स्टिल स्टैग्नेंट। वो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। पानी की मौजूदगी की वजह से अब ये है कि सारे जो इश्यूज हैं दे आर रिलेटेड टू मेडिकल। उसमें ये है कि वाटर बॉर्न डिजीजेज वहाँ पर आ गई हैं, स्किन बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, इसके अलावा डिफरेंट तरह के लाइक वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस जिनको हम मलेरिया, डेंगू कहते हैं, जो कि मच्छरों के जरिए पैदा होते हैं। ये सब बीमारियां भी वहाँ पे अपीयर हो रही हैं और ये वो चीज़ है जिसमें शिफा फाउंडेशन की स्ट्रेंथ है। तो इसको एड्रेस करने के लिए वहाँ पे हमने इन अफेक्टेड पॉपुलेशन को के पास जाके मेडिकल कैंप्स लगाए। और ये जो मेडिकल कैंप्स हैं दे आर नॉट लाइक नॉर्मल एक जो मेडिकल कैंप होता है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। शिफा फाउंडेशन को ये एज है कि हमारे पास ई शिफा का एक कॉम्पोनेंट है जिसमें हम अदर देन टेली कंसल्टेशन फिजिकली डॉक्टर जो है वो मेडिकल कैंप में मौजूद हैं। वहाँ पे उनका एक EMR नंबर जनरेट होता है जो कि डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल से लिंक हो जाता है, उनकी बीमारियों को एड्रेस किया जाता है। अगर उनको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, लाइक नॉट जस्ट एक जनरल फिजिशियन की बीमारियां जिसमें आप डायरिया ले लें, जिसमें आप कॉलरा ले लें या हेपेटाइटिस ले लें, कोई अगर एडवांस भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई इस तरह का स्किन इन्फेक्शन है, तो डायरेक्टली हम अपने हॉस्पिटल के साथ उनको ऑनलाइन कनेक्ट कर देते हैं। वहाँ से उनकी कंसल्टेशन होती है, उसी टाइम पे उनको उसकी अकॉर्डिंगली मेडिसिन मिलती है और उनके इवन लैब टेस्ट भी वहाँ पर हो रहे थे, क्योंकि हमारे पास फ्लेबोटोमिस्ट की भी वहाँ पे प्रोविजन है जो कि उनके ब्लड सैंपल्स लेते हैं और वो सैंपल्स जो हम अपने हॉस्पिटल में भेजते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उनकी फर्दर जो है हम ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो हमारे आपके पास कोई फिगर्स होंगे खदीजा साहिबा, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम नंबर्स देखते हैं तो ओवरवेल्म हो जाता है इंसान कि कितनी मदद की ज़रूरत है, बिकॉज इतने लाखों लोगों की बात हो रही है। तो कुछ नंबर्स हैं कि कितने लोगों को आप लोग ट्रीट कर चुके हैं और ख़ास तौर पे और आगे कहाँ जाने का, आगे कहाँ जाना है, किस तरह लोग जो हैं वो इमदाद कर सकते हैं। सो दैट एनीबडी हु इज़ वाचिंग अस राइट नाउ, अगर कोई फार्मास्यूटिकल आपकी मदद करना चाहती है, अगर कोई डॉक्टर्स आपके साथ ऑन बोर्ड होना चाहते हैं, वो आ सकें। बिल्कुल, ये इस तरह का इशू है कि इसमें हमें मिल के सबको काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो हेल्थ के ऊपर तो काम कर रहे हैं, बट ये है कि जो फर्दर हमें सपोर्ट चाहिए बिल्कुल फार्मास्यूटिकल्स की चाहिए हमें। और उसमें ये है कि जो प्रेजेंटली हमारे पास, आप मैं मेडिकल कैंप्स में आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जस्ट ड्यूरिंग 1 वीक
हम क्योंकि वीकली बल्कि डेली हम अपने जो फिगर्स हैं वो मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जस्ट ड्यूरिंग 1 वीक अराउंड 30,000 बच्चे और खवातीन हैं जिनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। अदर देन स्क्रीनिंग फिर उनके बाद हम उनको मेडिसिन दे रहे होते हैं जिसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है, हम उनकी डीवर्मिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को स्पेशलाइज उनके न्यूट्रिशियस फूड होते हैं वो दे रहे हैं। अदर देन दिस क्योंकि इस तरह का सिनेरियो कि ऑब्वियसली सब डिस्प्लेस्ड हुए हैं तो हम मदर्स को मोटिवेट करते हैं कि दे हैव टू गो फॉर लाइक एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि इसमें ये वो वाला भी टाइम है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने लाइक फार्मूला मिल्क दिया तो हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये वो टाइम है कि जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली इन चीज़ों को कंटिन्यू करना है। फिर मदर के लिए हमारे पास मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं, वो हम उनको देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मदर की हेल्थ के साथ ही एक बच्चे की हेल्थ जो है वो जुड़ी हुई है। और क्योंकि हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है वो भी प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन और बच्चे हैं। इसके अलावा हम लाइक आपको पता है अंडर प्रिविलेज एरिया में काम कर जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका खतीजा साहिबा। अभी हमारे पास वक्त इतना ही है, आपने बड़ा तफसील से हमें बयान किया। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। शिफा फाउंडेशन को आप डोनेट कर सकते हैं फेसबुक वगैरह जाके। तो हम जो आपको रोज किसी न किसी से पे मुलाकात कराते हैं आपकी जो कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, तो यू हैव एन एंटायर लिस्ट। और बाय द वे कोरोना में बच्चों की वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है मुल्कीर, बिल्कुल कराना चाहते हैं तो हम आपसे मुलाकात करेंगे कल इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।